वेलकम टू लाइव ट्रेड टेक्निकल क्लासेस। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। जुड़वा धातु किसे कहते हैं? कॉपर और जिंक को कहा जाता है, कॉपर और टिन को कहा जाता है, लेड और जिंक को कहते हैं, लेड और टिन को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड और जिंक। जुड़वा धातु होती हैं वो लेड और जिंक को कहा जाता है और लेड और टिन को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर को रबड़ में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सल्फर को रबड़ में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्राइडिंग कहते हैं, कार्बोनाइजिंग कहते हैं, साइनाइडिंग कहते हैं या वल्केनाइजिंग कहते हैं। तो रबड़ को सल्फर में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजिंग। रबड़ को सल्फर में मिलाने से इसमें प्रत्यास्थता का गुण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किस में पाई जाती है? ग्रीस में पाई जाती है कि ग्रेफाइट में पाया जाता है, लॉर्ड आयरन में पाया जाता है या हनी में पाया जाता है? इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हनी। हनी जो होता है, हनी में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कास्ट आयरन स्टील पार्ट के रफ सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाइट लेआउट डाई का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन स्टील पार्ट, यानी कास्ट आयरन हो या स्टील पार्ट के रफ सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट वाश का प्रयोग इस पे हम करते हैं। और सेलुलोज लेकर का प्रयोग जो होता है ये सबसे कम समय लेता है हमारे सूखने में, और कॉपर सल्फेट जो होता है जिसे तूतिया कहते हैं ये सबसे अधिक टाइम लेता है सूखने में, जिसे पर्शियन ब्लू भी कहते हैं। पर्शियन ब्लू जो होता है वो हमारा काफ़ी समय सूखने में लगता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये जहरीला भी होता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेमल का साइज है, ट्रेमल का साइज कितना होता है? 15 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर होता है, 15 mm से 50 mm होता है, 15 mm से 75 mm होता है या 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेमल का साइज कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। जो ट्रेमल का साइज होता है वह 150 mm से 500 mm की साइज को माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिंग स्पाइनर किस धातु की बनी हुई होती है? माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, टूल स्टील की बनी हुई होती है, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है या क्रोम वैनेडियम स्टील की बनी हुई होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोम वैनेडियम स्टील। रिंग स्पैनर जो होता है वो क्रोम वैनेडियम स्टील की बनी हुई होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोमीटर के लेटेस्ट टॉप में कौन सी धागा बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए वर्मन थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी सातू थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी बटरस थ्रेड। माइक्रोमीटर के रेचेट में कौन सी धागा यानी कौन सी चूड़ी बनी हुई होती है? एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि वो चूड़ी ना पूछ के धागा दे दिया था। धागा का मतलब ही होता है चूड़ी, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। निम्नी ने भी कई बार ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड का जो प्रयोग करते हैं एक तरफा लोड लगाने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टाफ जो होता है वो समान दाब यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोर्स टेपर ड्रिल में कौन सा टेपर नंबर होता है? जो मोस्ट टेपर ड्रिल हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट टेपर ड्रिल जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग में, उस पर कौन सा टेपर नंबर होता है? 0 से 7 होता है, 0 से 6 होता है, 0 से 4 होता है या 0 से 5 होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 0 से 4। ये जो होता है 0 से 4 होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने पर
उसकी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ऐड कर लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्या होगा, इसकी गलनांक पर प्रभाव पड़ेगा। अगर कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो वो उसका गलनांक कम होगा, अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो उसका गलनांक अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रिविट के पार्ट है, रिविट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। टेल है, बॉडी है, हेड है या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिविट के 3 पार्ट्स होते हैं, टेल होते हैं, बॉडी होती है और हेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे पर हरे रंग की जो परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। जो तांबा होता है जो वायुमंडल से वायु में से क्रिया करके उस पर कौन सी परत जम जाती है और उस परत को क्या कहते हैं और किस रंग की होती है। तो तांबे पर जो हरे रंग की परत जम जाती है उसे हम पटीना कहते हैं और वह हरे रंग की परत होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्सन ब्रिजिंग किस में प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इमर्सन ब्रिजिंग किस में प्रयोग होता है। इमर्सन ब्रिजिंग जो होता है बहुउत्पादन में प्रयोग होता है, एकल उत्पादन में प्रयोग होता है, उपरोक्त दोनों में होता है, उपरोक्त में से किसी में नहीं होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास प्रोडक्शन यानी बहुउत्पादन में इसका प्रयोग होता है इमर्सन ब्रिजिंग। और ब्रिजिंग जो होती है वो होता है अस्थाई फास्टनर कहलाता है, परमानेंट फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में शीट की मोटाई मापने में प्रयोग माइक्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए बाल माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कीवे माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी फ्लैंज माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। जो गहराई में जो शीट की मोटाई मापा जाता है उसे किससे मापा जाता है। इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। रोलिंग मिल माइक्रोमीटर जो होता है इसका प्रयोग हम गहराई में शीट की मोटाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर किसी धातु या चादर की शीट की मोटाई को मापना होता है तो उसको मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाहरी कारणों से, टाइपिंग मिस्टेक है, बाहरी कारणों से उत्पन्न त्रुटि कौन सी होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, बाहरी कारणों से उत्पन्न त्रुटि कौन सी होती है। रैंडम या आकस्मिक त्रुटि होती है, ज्यामितीय त्रुटि होती है या माइक्रो त्रुटि होती है। ये कौन सी त्रुटि होती है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, रैंडम या आकस्मिक त्रुटि। ये रैंडम या आकस्मिक त्रुटि का मतलब होता है जो धूल कण आदि जो बाहरी कारणों से इसमें जो त्रुटियां होती हैं वो रैंडम या आकस्मिक त्रुटि कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब जाब का क्रॉस सेक्शन कम करके उसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जाब की हम लंबाई, क्रॉस सेक्शन यानी कि जो मोटाई है उसे कम कर रहे हैं, उसे हम लंबा बना रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ड्राइंग आउट कहते हैं, ऑफसेटिंग कहते हैं, बकलिंग कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट में जो होता है जाब का क्रॉस सेक्शन यानी इसकी व्यास कम करते हैं और उसकी लेंथ यानी लंबाई बढ़ाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। लेथ बेड की स्लाइडिंग सतहें होती हैं। जो लेथ की बेड होती हैं वो स्लाइडिंग सतहें होती हैं। क्या होती हैं, केस हार्डनिंग होती हैं, फ्लेम हार्डनिंग होती हैं, नॉर्मलाइजिंग होती हैं या टेम्पर्ड होती हैं। इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेम हार्डनिंग। जो लेथ बेड बना होता है वो जो कास्ट आयरन का बना हुआ था और उसे हम फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा ही हार्डनिंग सतह कठोरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्केंद्री टर्निंग में प्रयोग किया जाता है। 3 चक, 4 चक, 2 चक, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्केंद्री यानी सेंट्रिक टर्निंग के लिए हम कौन सा जा प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 चक। 4 चक का प्रयोग हम सेंट्रिक यानी उत्केंद्री टर्निंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट की मोटाई मापने में प्रयोग होता है।
सीट की मोटाई मापने में क्या हम प्रयोग करते हैं? डायल गेज का प्रयोग करते हैं, कैलिपर गेज का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं या स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं? सीट की मोटाई मापने में प्रयोग होता है, का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। सीट की मोटाई को मापने में या तार की मोटाई को मापने में स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह पतली 3 mm तक की मोटी चादर की बनाई जाती है, जिसमें 0 से 36 नंबर में स्लॉट कटे होते हैं। उन स्लॉट के अलग अलग साइज होते हैं, जिनसे हम अलग अलग प्रकार की चादरें या मोटी तारों को मापते हैं। मैक्सिमम लगभग 8 mm तक की साइज को ये माप सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसमें प्रयोग किया जाता है? क्विक रिटर्न यानी कि जो जल्दी से रिटर्न करता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? मिलिंग मशीन में किया जाता है, ब्रोचिंग मशीन में किया जाता है, या ग्राइंडिंग मशीन में किया जाता है, या शेपिंग मशीन में किया जाता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में प्रयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेपिंग मशीन। शेपिंग मशीन जो होती है, शेपर मशीन जो होती है, उसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो होती है स्क्रू प्रेस में किया जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और पावर सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक एब्रेसिव है। प्राकृतिक यानी जो है प्राकृतिक नेचुरल एब्रेसिव कौन सा होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है कि सिलिकॉन कार्बाइड है, या उपरोक्त दोनों है, या कोरंडम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक एब्रेसिव क्या है? प्राकृतिक एब्रेसिव जो होता है वो कोरंडम होता है। इसके अलावा डायमंड होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़ा का कौन सा भाग नर्म होता है? हथौड़ा जो होता है यानी हैमर का कौन सा भाग यानी पार्ट्स कौन नर्म हो रखा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए चीक को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है फेस को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नेक को रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी पिन को रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीक। जो हैमर का गाल होता है जिसे चीक कहते हैं, उसे हम नर्म रखते हैं। और क्यों नर्म रखते हैं? इसलिए नर्म रखा जाता है, यहाँ पे कंपनी का नाम है और हैमर का प्रकार और उसका वेट लिखा होता है, इसलिए इसका भाग नर्म रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई जॉइंट है यानी परमानेंट जॉइंट कौन सा है? रिवेट हमारा परमानेंट जॉइंट है, वेल्ड परमानेंट जॉइंट है, नट व बोल्ट परमानेंट जॉइंट है, या उपरोक्त सभी इसमें से परमानेंट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं? इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल्ड। जो वेल्डिंग होती है वो हमारा परमानेंट जॉइंट के अंतर्गत आता है, और नट बोल्ट होता है टेम्पोररी के अंतर्गत आता है, और सेमी परमानेंट के अंतर्गत रिवेट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शोल्डर का पॉइंट बना होता है। शोल्डर का पॉइंट किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए पीतल का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी तांबा का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी लोहा का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी लेड का बना होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शोल्डर का पॉइंट बना होता है वो तांबा यानी कॉपर का बना होता है। क्यों कॉपर का बनाया जाता है? इसलिए कॉपर का बनाया क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक होती है और जल्दी से ऊष्मा को अब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर का साइज लिया जाता है। हैमर का साइज लंबाई से लेते हैं, हैमर की पिन लेते हैं कि भार से लेते हैं, या भार व पिन दोनों से लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हैमर का जो साइज लिया जाता है वह हैमर की पिन व भार के अनुसार ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण होता है। तांबा होता है व पीतल होता है, ऑप्शन नंबर बी लोहा व चांदी होता है, ऑप्शन नंबर सी निकिल क्रोमियम कार्बन व आयरन होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तांबा जो होता है, जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उनको बनाने के लिए निकिल क्रोमियम और कार्बन का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील ही एक ऐसी धातु जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी धातु है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।